Good morning, everyone. Today we will talk about e-governance. आज हम जो e-governance है उसके विभिन्न पहलुओं पे चर्चा करने वाले हैं। ई-गवर्नेंस एक न्यू परिकल्पना है जो कि अभी रिसेंटली ही एक रिफॉर्म के तौर पे उभर के आई है पिछले 4-5 दशक में, और ख़ासकर पिछले 2-3 दशक से इसने बहुत ज़ोर पकड़ा हुआ है। पर इसके ऊपर काफ़ी ज़ोर लगा रखा है कि ई गवर्नेंस के थ्रू काम करो। एक तो मैं ये क्लियर कर रहा हूँ कि इस वीडियो में मैंने जो ई गवर्नमेंट, ई एडमिनिस्ट्रेशन और ई गवर्नेंस शब्द का इस्तेमाल इंटरचेंजेबली किया है। ऑल्दो यद्यपि हमें पता है कि गवर्नेंस और गवर्नमेंट में बहुत फ़र्क है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर या वीडियो में देखा था, तो उस चीज़ को मैं फ़िलहाल के लिए छोड़ रहा हूँ और इन शब्दों का जो इस्तेमाल है वो एक ही संदर्भ में किया जा रहा है, यद्यपि ये शब्द अलग अलग हैं। तो ई गवर्नमेंट और ई गवर्नेंस है, इन दोनों में मैंने कोई भेद नहीं किया है। ई गवर्नेंस एक्चुअल में अगर हम बात करें तो सरकार जनता के द्वार की अवधारणा को वास्तविकता बनाने का एक माध्यम है। यानी जो कल्पना है सुशासन की, उस कल्पना को वास्तविकता देने में एक बहुत ही उपयुक्त, सक्षम एवं प्रभावी संसाधन है सुशासन को प्राप्त करने का। तो in simple terms, e-governance is a new interface between government and citizen. तो आज के जो वीडियो की लर्निंग आउटकम है वो बेसिकली जो ई गवर्नेंस या डिजिटल गवर्नेंस, ICT अनेबल्ड गवर्नमेंट या बाकी और भी जो नाम हैं, उन सारी चीज़ों के पीछे की जो एक कंसेप्चुअलाइजेशन है, थ्योरेटिकल और नॉलेज बेस्ड, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि ई गवर्नेंस या गवर्नमेंट का क्या महत्व है, क्या इसके नकारात्मक और सकारात्मक पहलू हैं, और फाइनली क्या क्या चुनौतियां हैं डिजिटल गवर्नेंस को सही मायने में जनता तक पहुंचाने में या इसको प्रशासन में लाने में। So, the first question, what is e-governance और e-government? So, e-governance है वो बेसिकली e है वो इलेक्ट्रॉनिक की एक शॉर्ट फॉर्म है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से सरकार या प्रशासन को चलाने को हम e-governance बोलते हैं। यानी संक्षेप में अगर हम कहें तो सरकार और जनता के बीच में, सरकार और प्रशासन के बीच में रास्ता कायम करने का एक नवीन, अभिनव, प्रत्यक्ष और सुविधाजनक माध्यम है जो न केवल जनता को सेवाएं देने, उनकी समस्याओं के लिए, उनके विकास के लिए इस्तेमाल हो सकता है, अपितु उनके बीच में संवाद, भागीदारी और निर्णय निर्माण में उनके हिस्सेदारी को बढ़ाने का एक कारगर साधन भी है। तो ICT मीन्स यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि सरकार और नागरिक या जनता के बीच में सूचना एवं संचार की जो तकनीक्स हैं, उन तकनीक्स के माध्यम से उनको सेवाएं देना, सेवाएं मुहैया कराना और उनकी उनकी जो हिस्सेदारी है उसको बढ़ाना बेसिकली ई गवर्नेंस है। तो जो गवर्नेंस थ्रू टेक्नोलॉजी है उसमें बेसिकली 4 स्तंभ हैं। पीपल, ऑब्वियसली पीपल का मतलब है यहाँ पे जो सरकार या प्रशासन के जो अधिकारी एज वेल एज जो जनता या नागरिक है। रिसोर्सेज हैं जो हमारे देश में संसाधन हमारे पास हैं, उन संसाधनों को इस्तेमाल करना है टेक्नोलॉजी के द्वारा, और प्रक्रियाओं को भी हमने
टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाना है, ताकि जो गवर्नेंस है उस गवर्नेंस में हम बदलाव करें, संसाधनों को हम इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली इस्तेमाल करें। तो इस प्रकार से जो ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ हैं, इन चारों का इस्तेमाल करके अगर हम देखें तो जैसा कि वर्ल्ड बैंक ने भी बोला था कि इट हैज़ पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म रिलेशन विथ सिटीजन, बिजनेस एंड अदर आर्म। मतलब कहने का अभिप्राय है कि ई गवर्नेंस का इस्तेमाल करके हम जो जनता और सरकार के बीच में या बाकी के समाज के घटकों के बीच में जो रिश्ते हैं, पावर रिलेशंस हैं, जो सत्ता के रिश्ते हैं, उन रिश्तों में हम बदलाव कर सकते हैं और सही मायने में लोकतंत्र का निर्माण कर सकते हैं, जहाँ पे जनता की भागीदारी, जनता के प्रति जवाबदेही इत्यादि स्थापित किया जा सके। अभी हम पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि ई गवर्नमेंट या गवर्नेंस है उसकी जो इवोल्यूशन कैसे हुई, उसकी विकास यात्रा किस प्रकार से आरंभ हुई। तो सबसे पहले जैसा कि हमने देखा है कि ई गवर्नेंस में जो बात है वो एमर्जिंग की है। एमर्जिंग का मतलब है कि जहाँ पे प्रशासन में इसका आगमन है, या दूसरे शब्दों में जब प्रशासन तकनीकी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब सरकार के किसी भी विभाग ने अपनी वेबसाइट्स वगैरह बना के उस पर अपने बारे में इंफॉर्मेशन डाली है, तो वो वहाँ पे उनकी प्रेजेंस की बात करते हैं। एनहांस का मतलब यह है कि आपने अपनी जो मौजूदगी है उसकी और जो विकास है उसमें बढ़ोतरी की है। तो ये एमर्जिंग और एनहांस को अगर मैं मिला के एक स्टेज बनती है स्टैटिक। यानी आप स्टार्टिंग में आपने वेबसाइट बनाई, कुछ आपने डॉक्यूमेंट्स या रिपोर्ट्स रख दिए, यानी आपकी प्रेजेंस है वो तकनीकी के माध्यम से लोगों के बीच में पहुंची है। जो दूसरी स्टेज है इंटरेक्शन की। इंटरेक्शन का मतलब है कि एक दूसरे के साथ संवाद कायम करना, तालमेल बनाना। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे लें तो पहले सरकार अपना काम है वो चिट्ठी पत्र, जो ट्रेडिशनल आप डाक के थ्रू भेजते थे, लेटर्स आते थे, उनकी जगह जब उन्होंने ईमेल्स के जरिए अपना संवाद कायम किया जनता के साथ या अलग अलग विभागों में, तो वो इंटरेक्शन की स्टेज पहुंच गई। एंड इट्स ए 2-वे ट्रैफिक, यानी आदान प्रदान होने लगा दो या दो से ज़्यादा जो आपके एक्टर्स हैं उनके बीच में। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शनल, यानी जब ई गवर्नेंस के थ्रू हमने इंटरेक्शन से आगे बढ़ के ट्रांजैक्शन, लेन देन भी शुरू कर दिया। अभी तो हम पत्राचार ही कर रहे थे, लेन देन का मतलब फॉर एग्जांपल NEFT है। बैंक में आप जाओगे, जो आप अपने फंड्स वगैरह NEFT या RTGS के थ्रू पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में या सरकार को या किसी प्राइवेट फर्म्स को भेज रहे हो, दैट इज़ नोन एज ट्रांजैक्शन। यानी 24 घंटे 7 दिन आप घर बैठे बैठे आप अपनी जो अलग अलग लेन देन की प्रक्रियाएं हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नेंस के माध्यम से कर रहे हो, तो ट्रांजैक्शन है। एंड देन फाइनली कनेक्टेड, एंड आई विल कॉल दिस ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि जो आपकी कनेक्टेड स्टेज है वो कह रही है कि आपका आपस में जो समाज में अलग अलग एजेंसीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, एक्टर्स हैं, उनके बीच में सशक्त जुड़ाव या संबंध कायम करना। फॉर एग्जाम्पल माईगव है, जहाँ पे आप एनी टाइम लॉगिन करके अपने सुझाव या संवाद में हिस्सा ले सकते हो। कहने का अभिप्राय कि जो सरकार नए नए कार्यक्रम ला रही है, जो नीति बना रही है, उन कार्यक्रमों में आप अपने सजेशन, पार्टिसिपेशन में हिस्सेदारी दर्ज करा सकते हो किसी भी समय पर, कहीं से भी, एनी टाइम एनीवेयर यू कैन डू इट। दैट इज कनेक्टेड। एंड ट्रांसफॉर्मेशन इस सेंस में है कि इसमें जो एक ट्रेडिशनल रिलेशंस थे स्टेट एंड सिटीजन के बीच में, प्रशासन और जनता के बीच में, उसमें तब्दीली आई है, परिवर्तन हुआ है कि आप अभी इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष तौर पे नहीं, प्रत्यक्ष तौर पे प्रशासन के साथ संवाद कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, उनकी नीतियों में अपनी भागीदारी है उसकी उपस्थिति
दर्ज करा सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन है वो आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके से इंटरेक्शन हो रही है, और इसमें पहली है जो वो सिटीज़न और गवर्नमेंट के बीच में है, नागरिक और जो सरकार है प्रशासन के बीच में है। एंड बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट जो ऑनलाइन एडमिशन लेते हैं, जब वो फॉर्म भरते हैं, फिर उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, डिपार्टमेंट एक ना मेरिट लिस्ट बना के भेजता है, फिर बच्चे अपनी फ़ीस भर रहे हैं। दिस इज़ ऑल गवर्नमेंट एंड सिटीज़न के बीच में ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट टू बिजनेस। गवर्नमेंट टू बिजनेस में जब सरकार जो बाज़ार के साथ, बिजनेस वर्ल्ड के साथ जब इंटरेक्शन करती है, ट्रांजैक्शन करती है, फॉर एग्जांपल ई टेंडरिंग है या ई प्रोक्योरमेंट है। सरकार को जब भी कोई ज़रूरी इक्विपमेंट है या बाकी की चीज़ चाहिए तो वो ऑनलाइन ही बिडिंग करके मंगवा रही है। एंड फाइनली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको हम एक्चुअली देखें तो इसके दो डायमेंशंस हैं, दो आयाम हैं। एक है वर्टिकल, जो सरकार के जो अलग अलग स्तर हैं, केंद्र सरकार जब राज्य सरकारों के साथ या केंद्र सरकार जब स्थानीय प्रशासन के साथ इंटरेक्शन करती है। दूसरा है हॉरिजॉन्टल, जब आपके सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट आपस में इंटरेक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल एजुकेशन डिपार्टमेंट जब फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ इंटरेक्शन करता है तो दैट इज़ हॉरिजॉन्टल। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से इंटरेक्शन की आपकी जो टाइप्स हैं वो क्लासिफिकेशन की जा सकती है। नेक्स्ट है वो है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सिग्निफिकेंस क्या है, क्या महत्व है ई गवर्नेंस, ई गवर्नमेंट या ई एडमिनिस्ट्रेशन का। अगर हम देखें तो डायग्राम बहुत क्लैरिटी के साथ बता रहा है कि ई गवर्नमेंट या गवर्नेंस है, दैट इज़ ए मीन्स, एक संसाधन है, डिज़ायर्ड या वांछित एंड्स, जो हमारे वांछित उद्देश्य हैं या जो हमारे साध्य हैं उनको प्राप्त करने का एक साधन है। क्योंकि अगर हम देखें तो बेसिकली हमारे जो अंतिम या हमारा जो उद्देश्य क्या है, सशक्त लोकतंत्र या दूसरे शब्दों में सुशासन या स्वराज की स्थापना करना। और ई गवर्नमेंट उसमें एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो हमें गवर्नमेंट को रीइन्वेंट करने की, इसकी पुनर्संरचना और पुनर्जीवित करने के लिए हमें क्या है, एक माध्यम दे रहा है। यानी इसके द्वारा हम सरकार की ना केवल उसका परिप्रेक्ष्य, उसकी दशा दिशा को भी बदल सकते हैं। कहने का मतलब उसकी मानसिकता को भी बदला जा सकता है इसके द्वारा। क्योंकि जो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इसके थ्रू, जो इंटरफेस के थ्रू जो हमें फैसिलिटीज़ मिल रही हैं वो एक किस्म से हमें सुशासन की तरफ ले जा रहे हैं। और सही मायने में अगर हम देखें तो एक सिंपल सा शब्द है कि सरकार जनता के द्वार को, अगेन ये मतलब काफ़ी हद तक इसको एक वास्तविकता में तब्दील करने का माध्यम है ई गवर्नमेंट। तो अभी जैसे नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसके क्या फ़ायदे हैं ई गवर्नमेंट के। तो ई गवर्नमेंट है बेसिकली गवर्नेंस को स्मार्ट बनाता है, और जैसा कि लिखा हुआ है इन शब्दों के बारे में हम देखते हैं कि हाउ टू लुक एट दिस। अगर हम इसको समराइज करने की कोशिश करें इस डायग्राम को, तो ई गवर्नेंस है वो सबसे पहले पारदर्शिता को लेके आता है। सूचना मुहैया कराते हैं हम 24/7 आपके पास इंफॉर्मेशन है किसी भी विभाग की, किसी भी चीज़ की। दूसरा, सूचना बहुत स्पीड के साथ है ना मुहैया है कि एक क्लिक के साथ आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और इसकी वजह से क्या है कि जो पॉलिसी मेकिंग है वो उसमें जो समावेशीपन है वो ज़्यादा आ जाता है। दूसरा, सूचना मुहैया जब नागरिकों के पास है, जनता के पास है, तो जो स्वविवेक अधिकार है अधिकारियों का वो कम हो जाता है। डिस्क्रिशनरी पावर्स है, पोटेंशियल डिस्क्रिशनरी पावर, और डिस्क्रिशनरी पावर से एक्चुअल में जो स्वविवेकी पावर है उससे संभावना रहती है कि उसका
यूज़ की बजाय अब्यूज़ या मिसयूज़ हो जाता है। तो अगर सूचना है, पारदर्शिता है, तो उसका मिसयूज़ या अब्यूज़ होने में भी जो है उसमें कमी आएगी। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। ई गवर्नेंस है वो जवाबदेही है, उसको सुदृढ़ करता है, क्योंकि पारदर्शिता है तो आपको पता है किसने किया, क्या किया, कैसे किया, एंड अल्टीमेटली जो हमारे स्टेक होल्डर हैं, सिटीजन है, जनता है, वो जवाब मांग सकती है कि आपने ऐसा क्यों किया, कि इतने पैसे कहाँ खर्चे, कैसे खर्चे। तो क्योंकि जो अल्टीमेट जो रेसिपिएंट हैं वो कौन है, सिटीजन है, और दूसरा जो अल्टीमेट अथॉरिटी को लिस्टिमाइज करते हैं, यानी कहने का मतलब सरकार की वैधता को अधिकृत कौन करते हैं, नागरिक करते हैं, और सरकार जो भी नीति, जो भी आपकी सेवाएं दे रही है वो अंतिम किसके पास पहुंचते हैं, जनता के पास। तो दोनों ही पहलुओं की वजह से प्रशासन की जो जवाबदेही है वो जनता के प्रति है, और जो ई गवर्नेंस है वो सूचना के माध्यम से जो जवाबदेही है उसको मजबूत बनाती है। एंड थर्ड है ई गवर्नमेंट एम्पावरमेंट लेके आती है। सिटीजन्स हैं वो बेटर इन्फॉर्म्ड हैं, बेहतर सूचित नागरिक हैं, अवगत हैं, टू वे ट्रैफिक है, यानी आपका जो इंटरेक्शन है वो दोनों डायरेक्शंस में है, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन है, और इसके अलावा ई गवर्नेंस है वो ग्रेटर सोशल इंक्लूजन, अधिक सामाजिक समावेश को बढ़ावा देती, यानी अलग अलग पृष्ठभूमियों की जो लोग हैं, नागरिक हैं, उन सबको अवसर मिलता है अपनी उपस्थिति, अपनी भागीदारी दर्ज करने का। तो एक किस्म से एम्पावरमेंट है। एंड फोर्थ जो ई गवर्नमेंट है, ई गवर्नेंस है, वो बेसिकली जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, जो प्रतिनिधि सरकार की बात करते हैं, उसको बेसिकली प्रतिनिधि सरकार क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, क्योंकि हमारे द्वारा निर्वाचित जो हमारे प्रतिनिधि हैं, एमएलएज, एमपीज हैं, वो हमारे बिहाफ पे निर्णय लेते हैं, नीतियां बनाते हैं। तो वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से हमारी भागीदारी नहीं है। लेकिन जो ई गवर्नमेंट है, टेक्नोलॉजी है, वो इंडिविजुअल व्यक्ति को मौका देती है कि वो एक्टिवली, पैसिव ना होके सक्रिय तौर पे डायरेक्टली सरकार की प्रक्रियाओं में, प्रशासन की गतिविधियों में, निर्णयों में भागीदारी दे। फॉर एग्जाम्पल माईगव का जैसे मैंने पहले भी उदाहरण दिया था कि आप माईगव वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे अलग अलग पॉलिसीज़ हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो नई शिक्षा नीति आई है, और बाकी की पॉलिसीज़ हैं। उन पॉलिसियों के निर्माण में जब सरकार सुजेशन मांगती है, कंसल्टेशन करती है, तो आप वहाँ जाके अपने विचारों को, अपने सुझावों को दर्ज करा सकते हैं, जो कि पहले संभव नहीं था। एंड फाइनली ई गवर्नेंस में जो ये ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, एम्पावरमेंट है, इसकी वजह से जो करप्शन है उसमें भी कमी आएगी कहीं ना कहीं, क्योंकि ऐसे आंकड़े और रिसर्च जो स्टडीज हैं वो बताती हैं कि सरकार है वो ट्रांसफॉर्म्स हो जाती है। एंड ट्रांसफॉर्म इन द सेंस जो पावर रिलेशंस हैं, जो पावर डिस्टेंस थी राज्य और नागरिकों बीच में, सरकार और जनता के बीच में, ई गवर्नमेंट के माध्यम से ये जो डिस्टेंस है ये कम हो जाती है, और सरकार एक तरह से मोर नेटवर्क बेस्ड, कोलैबोरेशन बेस्ड, यानी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, जनता के साथ आपकी क्या है, भागीदारी हो जाती है, उसमें उनकी पार्टनरशिप है। तो इस वजह से जो डिस्क्रिशनरी पावर है उसके ऊपर लगाम लग जाती है, और करप्शन की जो संभावना वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसके अलावा और सिंपल चीज़ें हैं, दो चार की कॉस्ट कटिंग है इससे। फॉर एग्जांपल, क्योंकि अगर आपको बैंक में जाना है तो आप जाएंगे, या कोर्ट में आपका कोई भी केस चल रहा है और आप कैलकाटा से हैं तो दिल्ली में आके आपको कोर्ट में अटेंड करना पड़ेगा। बट ई गवर्नेंस से जो ई कोर्ट की शुरुआत हुई है, वहाँ पे आप अपने संसाधनों को बचा सकते हैं, समय और पैसे को। तो कॉस्ट कटिंग है जनता के लिए भी, सरकार के लिए भी। सिंपल गवर्नमेंट है और इफ़ेक्टिव भी है, प्रभावी है, क्योंकि आप ऑनलाइन सरकार को अवगत करा सकते हैं अपनी स्थानीय परिस्थितियों के बारे में, और आपकी वास्तविक आपको क्या चाहिए
बुलेट ट्रेन्स चाहिए या पीने का पानी, हॉस्पिटल चाहिए, या फिर आपको चंद्रमा पर कोई है ना मतलब अपना मिशन भेजना है। तो बेसिकली इट गिव्स अपॉर्चुनिटी कि जो जनता का पैसा वो कहाँ पे इस तरीके से खर्चा जाए कि जो उनकी वास्तविक ज़रूरतें हैं उनका समाधान या निदान किया जा सके। तो ये बेसिकली है ना जो इंडियन गवर्नमेंट के अंदर जो ई गवर्नमेंट या ई गवर्नेंस के इनिशिएटिव हैं उनके बारे में झलक है। जैसे एनईएफटी की बात की, यानी बैंक्स में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं, घर बैठे बैठे आपको पता चल सकता है कितने पैसे हैं, कहाँ कहाँ यूज़ किए। या फिर अभी जो मैं वीडियो बना के स्टूडेंट्स के बीच में शेयर करने जा रहा हूँ, ई लर्निंग आप बोल रहे हो कि आप दूर दूर बैठे हो और जो आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो एनी टाइम लर्निंग, जैसे एटीएम है एनी टाइम मनी, एनी टाइम लर्निंग भी है कि आप किसी भी समय, आपके यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम है, समय नहीं है, आप उस वीडियो को सुने और आप सीख सकते हैं। या फिर दूसरा माई गव है, ई कोर्ट है, या फिर अभी जो कोरोना काल में आरोग्य सेतु एक ऐप आई है जिससे कि आपको अपने स्वास्थ्य को अपना या अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं कि आपके आसपास कोई संक्रमित है कि नहीं, उसके बारे में भी आपको इससे पता चलता है। तो एक किस्म से जो ई गवर्नेंस है उसके बहुत सारे इनिशिएटिव इंडिया में हैं। ये तो थोड़े से एग्जांपल्स हैं, बट हर पहलू में इसको शुरू किया गया है और इसके काफ़ी सकारात्मक रिजल्ट्स भी हैं। बट जैसा कि हमें सभी को पता है कि एवरी कॉइन्स हैव टू साइड्स, इसी तरीके से ई गवर्नमेंट के भी दो पहलू हैं, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। पहला डिसएडवांटेज है डिस्किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम जो ई लर्निंग की बात कर रहे हैं, वर्चुअल क्लासेस हैं, वी आर सराउंडेड बाय मशीन्स, हम है ना मतलब सीख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा क्या है, जो सोशल लर्निंग है, कहीं ना कहीं जो हमारी क्या है सोशल लर्निंग है, वो बेसिकली पीछे छूट गई है बिकॉज ऑफ जो आपकी वर्चुअल वर्ल्ड है उसकी वजह से। तो ह्यूमन बींग्स को डीस्किलिंग हो रही है इस तरीके से। दूसरा जो इसका और भी ज़्यादा गंभीर परिणाम हो सकता है अगर इसको सही तरीके से हमने नहीं किया, तो जैसा कि पिक्चर बता रहे बिग ब्रदर इज़ वॉचिंग यू, यानी कि ई गवर्नमेंट के आने से जो राज्य का सरकार जो स्वरूप है बिग गवर्नमेंट बन गई है, जिसको हम टोटलिटेरियनिज्म कहते हैं, यानी कि एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली की संरचना हो जाती है जिसमें सरकार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों के जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने की कोशिश करती है। तो दैट इज़ अगेन एक आपका ये क्या है कि ई गवर्नेंस का नेगेटिव प्रभाव है। और इनफैक्ट यहाँ में एक जो बुक है जॉर्ज ऑरवेल ने, जिसका शीर्षक है 1984, और ये पुस्तक 1948-49 में लिखी थी, उसमें बेसिकली उन्होंने बताया कि किस तरीके से सरकार बिग गवर्नमेंट ही नहीं है बल्कि वो इस तरीके से डिस्कोर्स या नैरेटिव क्रिएट करती है जहाँ पे सच और झूठ में फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो अपनी राजनीतिक फ़ायदे के लिए चीज़ों को इस तरीके से पेश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आजकल जो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो तथ्य आधारित नहीं होती हैं, फिर भी लोग उसको सच्चाई मान के अपने इमोशंस को प्रकट करना शुरू कर देते हैं। तो ये इसका एक बहुत बड़ा नकारात्मक पहलू है। यानी सिंपल शब्दों में जो राज्य है वो एक किस्म से सर्वशक्तिमान सर्वदर्शित बन जाता है, और जिस के फलस्वरूप इसका जो सत्ता का है वो दुरुपयोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरा है इंसान है वो मशीन डिपेंडेंसी उसके अंदर आ जाती है, और जिससे कि हमारी जो मानव कौशलता है और जो पारस्परिक संबंध है वो क्षीण हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट है हमारा कि चैलेंजेस क्या हैं ई गवर्नेंस के इंडिया में।
तो बेसिकली 3 टाइप के चैलेंजेस हैं। इकोनॉमिक हैं, पैसे की बात है, कॉस्टली अफेयर है। दूसरा सोशल इशू है, लोगों में इलिटरेसी है, हर जगह तक इसकी पहुंच नहीं है, उनमें जागरूकता नहीं है। और तीसरा है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। तो लेट्स हैव ए लुक वन बाय वन। जो पहला है वो सोशल है, सामाजिक है, डिजिटल डिवाइड है। यानी कि हमारे यहाँ पे समाज में विभाजन है, गांव शहर, अमीर गरीब, महिला पुरुष। तो डिजिटल डिवाइड है इन टर्म्स ऑफ कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आंकड़े बताते हैं कि जो इंटरनेट की पेनिट्रेशन है वो पुरुष में है वो 74% है और महिला में 25% है। यानी कि अगर 4 टोटल इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें से 1 ही महिला है। इसी तरीके से अर्बन रूरल में भी नेट की जो पेनिट्रेशन है, या जैसे डायग्राम बता रहा है कि किस तरीके से शहरों में ऊंची ऊंची इमारतें हैं और गांव में जो आप खेत देख रहे हो हरे भरे। यानी कहने का मतलब जो इंटरनेट की पहुंच है वो हर जगह नहीं है। फॉर एग्जांपल हिमाचल के दूरगामी पहाड़ी क्षेत्र हों, चाहे राजस्थान के रेत के मरुस्थल हों, या फिर मध्य प्रदेश के जंगल हों, आदिवासी जहाँ पे रह रहे हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इंटरनेट की पहुँच नहीं है। अगर है भी तो वो स्पीड नहीं है, आप वहाँ से सिर्फ फ़ोन कॉल कर सकते हो, 2G चल रहा है अभी भी। यानी बाकी की चीज़ें ऑनलाइन संभव नहीं है। और आंकड़ों के हिसाब से तो केवल 50% लोग हैं उनके पास ही इंटरनेट की पहुँच है। अभी भी आधे से ज़्यादा यानी 2 में से 1 व्यक्ति है वो ई गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। तो एक किस्म से जो लोकतंत्र है उसमें सभी की भागीदारी अभी सुनिश्चित नहीं हो सकी है। नेक्स्ट है हमारा, जैसे ये कुछ टेक्नोलॉजिकल इश्यूज हैं, जैसे इंटरनेट की स्पीड है। अगर हम देखें तो हमारा जो रैंक है मोबाइल स्पीड में वो 109 स्थान पे 122 कंट्रीज में 76 है। और इनफैक्ट जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे से आगे हैं। श्रीलंका है, चाहे वो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, वहाँ पे जो एवरेज स्पीड है नेट की या बाकी की चीज़ें, खासकर श्रीलंका और बांग्लादेश में, वो हमारे से बेहतर है। इसी तरीके से है ना, कंप्यूटर कितने घरों में हैं, बाकी की जो टेक्नोलॉजी की चीज़ें कितनी हैं, ये आंकड़े दिखा रहे हैं भारत और श्रीलंका की कंपैरिजन में कि हमारे पास जो मूलभूत बुनियादी ढांचा है वो अभी उतना विकसित नहीं हुआ है और उसकी पहुंच दूरगामी क्षेत्र में नहीं हुई है। तो इसलिए एक बड़ी चुनौती है ई गवर्नेंस में। नेक्स्ट है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न। यहाँ पे मैं आपको बेसिकली 2 केस स्टडी एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ। पहला है जैसा कि यह स्लाइड में दिख रहा है, जामताड़ा। जामताड़ा झारखंड में वेस्ट बंगाल बॉर्डर के साथ एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। उसमें करमताड़ा एक जगह का नाम है। ऑल्दो इस जगह पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं के लिए 18 साल तक उनकी शिक्षा के लिए काम किया, लेकिन आजकल ये नोटोरियसली न्यूज़ में बड़ा इनफेमस आप कह सकते हो कि जो हमारे साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, जो हमारे इंटरनेट के ज़रिए घोटाले हो रहे हैं, उसमें से 80% जो घोटाले हैं उनकी जड़ें किसी ना किसी रूप से इस जगह पर जुड़े हुए। यानी बेसिकली ये बैंक से पैसे निकालते हैं कि मैं बैंक का कर्मचारी बोल रहा हूँ आपसे, आपकी जो प्राइवेट या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लेके और आपके पैसे या अकाउंट को खाली कर देते हैं। और इन्होंने इवन आम आदमी नहीं, बहुत आपके बॉम्बे में जो बॉलीवुड में है वहाँ पे भी बहुत से लोगों के साथ बैंक में घोटाला किया है। तो सिक्योर नहीं है। दूसरा है प्राइवेसी की बात है, तो इसमें एक एग्जांपल है कैम्ब्रिज एनालिटिका। इसमें बेसिकली क्या है कि ये एक कंपनी थी, इसने बेसिकली एक ऐप बनाई और उस ऐप में क्या था कि आपकी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो आपकी कंसेंट से ली, लेकिन इसके अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग थी कि फेसबुक में आपके जो फ्रेंड्स थे जिनकी कंसेंट नहीं थी उनका भी डेटा इस कंपनी ने ले लिया। और इस डेटा का इस्तेमाल अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप के चुनाव में इस्तेमाल किया गया, क्योंकि इस डेटा में क्या था, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, किस एरिया से हैं, कब आपका बर्थडे है। तो जो पॉलिटिकल कैंपेन हैं, जो आपकी रैलियां हैं राजनीतिक, उनके अंदर इस तरीके से प्रोग्राम्स बनाए गए आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग को देख के, डेटा को मैनिपुलेट करके कि आपको राजनीतिक फायदा हो।
इनफैक्ट मैं यहाँ एरिस्टोटल को कोट करूँगा। एरिस्टोटल ने बोला था कि डेमोक्रेसी इज़ आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन। और आज बेसिकली जो ई गवर्नेंस में डेटा को आप इस्तेमाल करके चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ बेसिकली उभर कर आ रही है। तो इस चीज़ को, इस चुनौती को भी हमने देखना होगा। तो वी हैव टू मेक श्योर कि चीज़ें दूसरी तरफ ना जाएं। एंड फाइनली कंक्लूज़न है। कंक्लूज़न में हम कह सकते हैं कि जो आईसीटी है वो एक संसाधन है जो शासन को सुशासन या स्वराज बनाने का बहुत नायाब और बेहतरीन तरीका है। लेकिन इसे वास्तविकता बनाने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहला, बुनियादी ढांचा, कौशल, कंप्यूटर लिटरेसी है या फिर लैंग्वेज है, क्योंकि ज़्यादातर प्रोग्राम्स हैं वो इंग्लिश में हैं, ऑल्दो रीजनल लैंग्वेज में भी शुरू हो गए बट वो ना के बराबर हैं। इन सब चीज़ों को करना है और इसको समुदाय स्तर पर इसकी व्यापक उपलब्धता और पहुंच होना अपरिहार्य है। दूसरा, अगर हमने ई गवर्नमेंट को वास्तविकता बनाना है तो आम जनता का विश्वास निर्माण करना बहुत ज़रूरी है कि ई गवर्नमेंट या ई गवर्नेंस एक सुरक्षित प्रणाली है और खासकर इसके माध्यम से आपकी व्यक्तिगत गोपनीयता और पहचान को सुरक्षित रखा जाएगा। तभी सही मायने में ई गवर्नमेंट में हर किसी की साझेदारी या भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सकता है। धन्यवाद। इसके अलावा इस वीडियो में मैंने 2 स्लाइड्स और बनाई हैं। उनमें नो मोर में आप है ना इनसे मिलती जुलती जैसे ई एडमिनिस्ट्रेशन, ई सर्विस, उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हो, या फिर ई गवर्नमेंट से जुड़े भारत के अंदर कुछ और भी तथ्य सम्मिलित किए हैं जिनको पढ़ के आपके जो ज्ञान की है वो एडिशनल वृद्धि हो सकती है। धन्यवाद।